अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई कहता है जंगल, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक ही तस्वीर है ना? घने हरे भरे पेड़, हो सकता है थोड़ी बारिश हो रही हो। बिल्कुल, एक क्लासिक इमेज। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तस्वीर अधूरी है? भारत का एक लक्ष्य है 33% जमीन पर जंगल लगाने का। पर क्या ये सिर्फ एक गिनती बढ़ाने का खेल है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हर जंगल की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपना एक किरदार। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत की वनस्पति को 5 बिल्कुल अलग दुनियाओं में बांटती है, और इन सब को समझना ही मतलब असली कहानी को समझना है। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं उसी क्लासिक तस्वीर से जो सबके दिमाग में है, सदाबहार वन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। अब नाम से ही लगता है कि यहाँ पतझड़ कभी नहीं आता, पर ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये एक खूबसूरत धोखे जैसा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। अच्छा। हाँ, वो गिराते हैं, लेकिन वो सब एक साथ नहीं करते। कोई एक पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां गिरा रहा होता है, तो ठीक उसी वक्त कोई दूसरा नई पत्तियां उगा रहा होता है। इसलिए जंगल की वो जो हरी चादर है, वो हमेशा बिछी रहती है। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिल्कुल। पर इन जंगलों की असली खासियत इनकी बनावट में है। बनावट मतलब स्ट्रक्चर? हाँ, सोचिए, ये जंगल एक 3 मंजिला इमारत है। सबसे ऊपर छत के तरह ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जो सूरज की ज्यादातर रोशनी खुद ले लेते हैं। ठीक है। फिर बीच वाले फ्लोर पर मध्यम कद की झाड़ियां हैं, जो बची कुची रोशनी के लिए होड़ करती हैं। और सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर घास फूस और जड़ी बूटियां हैं, जो लगभग अंधेरे में ही रहती हैं। इसी को स्ट्रैटा या परतें कहते हैं। वाह, मतलब एक जंगल के अंदर 3 अलग-अलग दुनियाएं। और हमारे नोट्स के हिसाब से ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। जी हाँ। और यहाँ एबनी, महोगनी, रोजवुड जैसे मजबूत लकड़ी वाले पेड़ हैं। और हाँ, सिनकोना, जिसकी छाल से मलेरिया की दवा बनती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन जंगलों में दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी। लेकिन इनकी मिट्टी में बिल्कुल दम नहीं होता। ह्यूमस, यानी जो जैविक खाद होती है, वो लगभग ना के बराबर होता है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? इतनी हरियाली और मिट्टी बंजर जैसी, ये तो उल्टा लग रहा है। यही तो इन जंगलों का नाजुक सच है। यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी और नमी होती है कि जैसे ही कोई पत्ता या जानवर मरता है, बैक्टीरिया उसे घंटों में चट कर जाते हैं। अच्छा। वो जैविक पदार्थ मिट्टी का हिस्सा बन ही नहीं पाता। इसका मतलब ये है कि इन जंगलों की सारी दौलत, सारी जान जिंदा पेड़ों और जानवरों में है, मिट्टी में नहीं। समझ गया। इसीलिए जब इन जंगलों को काटा जाता है तो जमीन कुछ ही सालों में पूरी तरह बंजर हो जाती है। एकदम सही। ठीक है, अब आते हैं उन जंगलों पर जो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, पर्णपाती वन या डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। इन्हें मॉनसूनी जंगल भी कहते हैं। ये गर्मियों में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। पर गर्मी में ही क्यों? उस वक्त तो छांव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। दरअसल ये पेड़ गर्मी से नहीं, बल्कि आने वाले सूखे से लड़ रहे होते हैं। सूखे से? हाँ, भारत में गर्मियाँ मतलब मॉनसून से ठीक पहले का सूखा समय। पत्तियां जो है वो पेड़ का पानी भाप बनाकर उड़ाती रहती हैं। तो पानी बचाने के लिए ये पेड़ कुछ हफ्तों के लिए अपनी सारी पत्तियां गिराकर एक तरह से हाइबरनेशन में चले जाते हैं। वाह, क्या बात है। और जैसे ही पहली बारिश होती है, ये फिर से हरे हो जाते हैं। ये तो कमाल की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। और इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा गया है ना, नम और शुष्क। हाँ, और फर्क सिर्फ बारिश का है। जहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहाँ मिलते हैं नम पर्णपाती वन। और इनमें ही मिलता है वो सागौन, तीक। हाँ, जंगलों का असली राजा सागौन। इसकी लकड़ी इतनी मजबूत और टिकाऊ होती थी कि अंग्रेज इसे जहाज बनाने के लिए भारत से ले जाते थे। शीशम, चंदन, बांस सब यहीं मिलते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन, वो वहां होते हैं जहां बारिश थोड़ी कम होती है, 70 से 150 सेंटीमीटर। ये खुले खुले जंगल होते हैं जहां पेड़ों के बीच में आपको घास के मैदान भी दिखते हैं। अच्छा। पीपल, नीम, पलाश जैसे पेड़ यहीं उगते हैं। और एक मजेदार चीज, बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदू के पत्ते इन्हीं जंगलों की देन है। ये जंगल आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमने देखा कि कैसे ज्यादा पानी और मौसम का पानी जंगलों का किरदार बदल देता है। पर उन जगहों का क्या, जहां पानी बस नाम का है, मतलब कांटेदार वन?
थॉर्न फॉरेस्ट्स। बिल्कुल सही। यहाँ कहानी पूरी तरह से टिके रहने की है, सर्वाइवल की। 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वाले इलाकों में पौधों को अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। पानी की एक एक बूंद बचानी है। हाँ, इसलिए पत्तियां खुद को कांटों में बदल लेती हैं ताकि भाप से तानी उड़ न जाए। जैसे कैक्टस करता है। हाँ, यहाँ बबूल, ताड़ और तरह तरह के कैक्टस मिलते हैं। इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सूखे इलाकों की पहचान है। तो पानी की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन क्या हो अगर पानी तो हो पर ऊंचाई सब कुछ बदल दे? चलिए पहाड़ों की तरफ चलते हैं। पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट्स। यहाँ नियम बदल जाते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और पेड़ों की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। मतलब कैसे? हिमालय की तलहटी में आपको पर्णपाती वन मिलेंगे। थोड़ा और ऊपर, करीब 1000 से 2000 मीटर पर चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के पेड़ आ जाते हैं। और उसके भी ऊपर 3000 मीटर पर? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतनी ऊंचाई पर पेड़ कैसे उगते होंगे। वहां तो बस बर्फ और चट्टानें होनी चाहिए। आपकी हैरानी जायज है। 1500 से 3000 मीटर के बीच एक जादुई बदलाव आता है। यहाँ शंकुधारी पेड़ यानी कॉनिफरस ट्रीज का राज शुरू होता है। पाइन, देवदार, सिल्वर फर। अच्छा, वो क्रिसमस ट्री जैसे? बिल्कुल। ये पेड़ तिकोने होते हैं ताकि जब बर्फ गिरे तो उन पर रुके नहीं, फिसल कर नीचे चली जाए। मैं एक बार हिमालय में ट्रैकिंग कर रही थी और कुछ ही घंटों की चढ़ाई में हम देवदार के घने जंगलों से निकलकर अचानक एक खुले मैदान में आ गए जहां छोटे छोटे रंगीन फूल थे। वाह! ऐसा लगा जैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। वही अल्पाइन वनस्पति थी जो 3600 मीटर के बाद शुरू होती है। कमाल है। और हमारे नोट्स में गुज्जर और बकरवाल जनजातियों का भी जिक्र है। हाँ, ये लोग अपने जानवरों के साथ एक तरह की वर्टिकल माइग्रेशन करते हैं। जब गर्मियों में नीचे मैदान सूख जाते हैं तो वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर ऊपर पहाड़ों के हरे भरे चरागाहों में चले जाते हैं। और सर्दियों में वापस नीचे? जी, जब ऊपर बर्फ गिरती है तो वापस नीचे घाटियों में आ जाते हैं। ये सदियों पुरानी जीवन शैली है जो पूरी तरह इन जंगलों पर निर्भर है। अब आते हैं 5वें और शायद सबसे अनोखे जंगल पर। एक ऐसा जंगल जो जमीन और समुद्र के बीच रहता है, खारे पानी में, मैंग्रोव वन। ये सच में प्रकृति का एक अजूबा है। ये डेल्टा वाले तटीय इलाकों में उगते हैं जहां जमीन पूरी दलदली होती है। यहाँ पेड़ों के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो खारा पानी और दूसरा मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी। तो वो सांस कैसे लेते हैं फिर? इसके लिए वो एक कमाल की तरकीब अपनाते हैं। उनकी जड़ें होशियारी दिखाती हैं। वो पानी के नीचे जमीन से बाहर ऊपर हवा में निकल आती हैं। क्या? सच में? हाँ, जैसे कोई स्नॉर्कल लगाकर सांस ले रहा हो। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ये ज्वार भाटे की लहरों के थपेड़े भी सहती हैं और तट को कटाव से बचाती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सुंदरबन है ना? बिल्कुल। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन जो अपने सुंदरी पेड़ों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। तो ये हैं भारत के 5 अलग-अलग जंगल, हर एक अपने आप में पूरी दुनिया है। पर अब बड़ा सवाल, इन सबको मिलाकर हम अपने जंगलों को बचाने में कितना कामयाब हो रहे हैं? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट एक मिलीजुली तस्वीर दिखाती है। 2023 के हिसाब से भारत का लगभग 21.7% हिस्सा फॉरेस्ट कवर है और करीब 3.4% वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर के नीचे है। मतलब कुल मिलाकर लगभग 25%। हाँ, लगभग 25%। लेकिन एक मिनट, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य तो 33% का है ना? क्या ये आज की तारीख में मुमकिन लगता है? हमारे शहरों को फैलने की जगह चाहिए, सड़कें और फैक्ट्रियां बनानी हैं। क्या ये विकास और पर्यावरण के बीच की एक असंभव लड़ाई नहीं है? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। 33% का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है और हम उससे अभी भी काफी दूर हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जहां छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जंगल बढ़े हैं, अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कम भी हुए हैं। ये दिखाता है कि तस्वीर कितनी बदल रही है। एक तरफ वनीकरण के प्रयास हैं तो दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं का दबाव भी है। और इन्हीं जंगलों को बचाने के लिए तो चिपको आंदोलन हुआ था। उसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। यकीनन। 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जब गांव वालों, खासकर महिलाओं ने
पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया था, तो वो सिर्फ पेड़ नहीं बचा रही थीं। वो एक स्टेटमेंट दे रही थीं। बिल्कुल, वो ये कह रही थीं कि जंगल सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं बल्कि हमारा जीवन है। ये अहिंसक विरोध की एक मिसाल बन गया पूरी दुनिया के लिए। और आज उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मियावाकी जैसी तकनीकें आ गई हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। हाँ, और ये एक क्रांतिकारी विचार है, खासकर हमारे शहरों के लिए। जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने ये तकनीकी इजाद की थी। इसमें होता क्या है, ये छोटी सी जगह में उसी इलाके के देसी प्रजातियों के पौधे बहुत पास पास लगाकर एक घना आत्मनिर्भर जंगल बनाने का तरीका है। और कहते हैं ये बहुत तेजी से बढ़ता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है, मियावाकी तकनीक से जंगल सामान्य से 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और 30 गुना ज्यादा घने होते हैं। ये हमारे कंक्रीट के शहरों में छोटे छोटे फेफड़े बनाने जैसा है। हमने पेड़ों पे तो बहुत बात कर ली, लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पेड़ नहीं बल्कि घास का राज है। घास के मैदान यानी ग्रासलैंड्स। और इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ये इकोसिस्टम के लिए उतने ही जरूरी हैं। मोटे तौर पर ये 2 तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और शीतोष्ण यानी टेम्परेट। और इनमें जमीन आसमान का फर्क है ना? बिल्कुल। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जैसे अफ्रीका के सवाना में घास बहुत लंबी होती है, लगभग हाथी जितनी ऊंची, लेकिन वो ज्यादा पौष्टिक नहीं होती। अच्छा। ये बड़े बड़े शाकाहारी जानवरों के झुंडों के लिए सही है। वहीं दूसरी तरफ है टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ की घास छोटी होती है लेकिन बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है। और इसी वजह से वहाँ बड़े पैमाने पर पशुपालन और खेती होती है। एकदम सही, आपने मुद्दे की बात पकड़ ली। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रेरीज, हाँ। वहाँ की पौष्टिक घास और उपजाऊ जमीन पर इतनी गेहूं की खेती होती है कि उन्हें दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है। व्हीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। इसी तरह अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स पशुपालन के लिए मशहूर हैं। घास का प्रकार वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था तय कर देता है। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल, पश्चिमी घाट के घने वर्षावनों से लेकर हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों तक और अफ्रीका के सवाना से लेकर अमेरिका के अन्न भंडारों तक। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सभी इकोसिस्टम, चाहे वो जंगल हो या घास के मैदान, एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिके हैं। इन वर्गीकरणों को समझना हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया की सराहना करने और उसे बचाने की जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। बिल्कुल। और ये हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर लाता है। ग्रीन कवर बढ़ाने की इस दौड़ में क्या हम उस क्षेत्र के इकोसिस्टम से जुड़े सही तरह के देसी पेड़ लगाने पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, या फिर बस कोई भी पेड़ लगाकर गिनती बढ़ाना ही काफी है? इस पर जरूर सोचिएगा।